हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, हम एक ओवरव्यू ले चुके हैं कि हमको आने वाले वीडियोस में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या हम उनके न्यूमेरिकल्स को तीन अलग अलग लेवल पे देखेंगे। तीन अलग मतलब एक बेसिक, एक मीडियम और एक एडवांस लेवल, IIT JEE लेवल, ठीक है ना। इतना जानने के बाद आज हमको स्टार्ट करना है अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। तो चलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत ही राज की बात है, किसी को बताइएगा मत, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो थे, इनका नाम शुरू से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं था। पहले इनको क्या बोला जाता था? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या बोला जाता था? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और एक बात अगर आपको ध्यान हो या आपको पता हो, तो जो मैकेनिक्स होती है हमारी, ये पूरी मैकेनिक्स किस और किस चीज है, किस एंटिटी पे बेस्ड होती है, और वो एंटिटी क्या है? फोर्स। हमारी मैकेनिक्स डील करती है कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाते हैं, है ना, जब हम फोर्स को कहीं अप्लाई करते हैं तो उसके आउटकम क्या क्या होते हैं। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद या तो वो मोशन में आ जाएगी, या तो वो मोशन में नहीं आएगी, या तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा किसके कारण? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के कारण। तो ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी हमारे सामने, वो क्या रहेगी? फोर्स। देखिए मैं अभी सिर्फ नाम बोल रहा हूं, होता क्या है, कैसे इसको बनाया गया, क्या क्या ये कर सकता है, इसके बारे में हम आगे जाके बात बिल्कुल करने वाले हैं। आपको ओवरव्यू में मैंने बताया था। तो देखिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या करती है, मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देता हूं कि इट कवर्स द डिस्कशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट कवर्स द डिस्कशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द फोर्सेस। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हो और उसके मूवमेंट को डिस्कस करना चाहते हो अंडर द इंफ्लुएंस फोर्स, मतलब फोर्स लगाया है आपने और आप उसको डिस्कस करना चाहते हो कि ऑब्जेक्ट में क्या हुआ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको न्यूटन्स के 3 लॉ से डिफाइन करते हैं। अच्छा सर, इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है? तो यही तीनों लॉ मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स बनाते हैं। ये इसका पुराना नाम है। जैसे एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, वैसे ही ये इसका पुराना नाम है, और नए तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखना चाहें इस इमेज को, देखिए क्या हो रहा है। ये आदमी है कोई, या कोई भी है, बच्चा है, ये क्या कर रहा है? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तो धक्का देने के लिए क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि इस बच्चे की उम्र मैं कम कर दूं, बहुत ही छोटा बच्चा ले आऊं, बहुत ही छोटा बच्चा जिसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, क्या वो इस बॉक्स को हिला पाएगा? क्या उसके पास इतनी ताकत होगी कि उस बॉक्स को हिला पाएगा? सर बता नहीं सकते, लेकिन फोर्स तो तब भी लगा रहा होगा ना। वो अपनी क्षमता के हिसाब से फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन फोर्स तो वो भी लगा रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स लगाने के बाद उस छोटे बच्चे से ब्लॉक नहीं हिला, तो ये क्या है? ये भी एक इफेक्ट है फोर्स लगाने के बाद, ठीक। फोर्स लगाने के बाद इस भाई साहब ने क्या कर दिया? इस बॉडी को हिला दिया। मतलब क्या कर रहा है? वो इस बॉडी को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मोशन में ला रहा है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? हाँ सर, फील कर सकते हैं हम कि हाँ ये मोशन में ला रहा है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स किसके हैं? फोर्स के हैं। और इस फोर्स पे ही बेस्ड है हमारा पूरा लॉज ऑफ मोशन। चाहे आप फर्स्ट की बात करो, चाहे आप सेकंड की बात करो, चाहे आप थर्ड की बात करो। क्लियर बात है? चलिए, तो ये थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमारे लिए। आगे हम बात करते हैं। मैंने आपको एक नोट पॉइंट यहां पर दिया है, देखिए स्टार लगा के एक नोट पॉइंट आपको दिया है। इसमें मैंने कुछ डिस्कस किया है, जरा सुनेंगे कि इफ द स्पीड ऑफ द इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगर उनकी स्पीड्स वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज का मतलब यह है कि अगर उनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट किसके बराबर हो रही है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। इस सी को मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर ये इक्वल नहीं है ना, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रही है किसके बराबर? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो ये क्या है? वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं कि अगर आपकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की ऑलमोस्ट या आसपास पहुंच रही है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। वैसे तो नहीं होती है, लेकिन अगर पहुंच रही है तो भैया फिर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात नहीं कर पाते हो। यही चीज मैंने आपको बताई है कि अगर इफ द स्पीड ऑफ द इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज और कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज नॉट एप्लीकेबल। नोट पॉइंट है। कैसे नहीं है? आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। बस आप समझ लीजिए कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स फोर्स के कारण डेवलप हुई है। क्लियर बात है?
3 लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, पुराना नाम न्यूटोनियन मैकेनिक्स रखा गया। एक चीज मैंने आपको ये बता दी कि ये वैलिड कब नहीं होती, जब आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो किसके आसपास पहुंचने लग जाए, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचने लग जाए। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो सर फिर क्या होता है, अगर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचती है तो फिर क्या होता है, तो जरा बात करते हैं, सुनिएगा। देखिए इस चीज को मैं क्या करता हूं, जरा सा क्या पूरा ही मिटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे जरा सा। ठीक सर, यहां तक समझ में आ गया है, अब आप आगे और बता दो। ठीक है, तो जब आपने ये पढ़ा कि ये वैलिड नहीं होगी, तो अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। तो जहां न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड नहीं हो पा रही है, वहां पर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेकर आते हैं, है ना। आगे जाके डिस्कस करेंगे, मैं आपके सिर्फ दिमाग का डाउट क्या कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। यहां पर हम लेकर आते हैं क्या, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वो हमको बताती है कि आपका जो मास है वो किस तरीके से वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। ये एक फॉर्मूला है जो हमारे पास होगा, आगे जाके आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं, समझिएगा। तो ये जो m है, ये m क्या है, तो सर ये m है आपका एक्चुअल मास, है ना। ये m नॉट क्या है, तो ये m नॉट है आपका रेस्ट मास। v मैंने आपको बताया था, v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, velocity of object, and what is c is the speed of light। सर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, अरे सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ आप अपने मन के डाउट को थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, अभी ये सब जानने की हमको जरूरत नहीं है, स्टार्ट ही तो किया है यार, इतनी जल्दी क्या करेंगे, हमको ट्रेन थोड़ी ना पकड़नी है। चलिए तो बात करेंगे, ये रिलेशन है हमारे पास मास का वेलोसिटीज के साथ, ठीक है। देखिए जब आपकी वेलोसिटी इफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी 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 लेस देन c, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो मुझे बताइए ये रेशो क्या होगा, ये रेशो बहुत कम होने लग जाएगा। ये पूरा का पूरा रेशो क्या होने लग जाएगा, बहुत कम होने लग जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, c है और c का स्क्वायर होने लगेगा। अरे यार देखो यार, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो एक वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना। और इंसान की मेरी वेलोसिटी मान लो आप कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत होती है, होगी नहीं, 100 मीटर पर सेकंड ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ का स्क्वायर, ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती जाएगी, और 1 से माइनस होने वाली वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बहुत छोटी होती जाएगी, है ना। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये छोटा होता जाएगा, है ना, 1 के आसपास ही रहने वाला है, ठीक। तो हम ये बोलेंगे कि जब ऐसी कंडीशन बनती है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम है, तब आप ये बोल सकते हो कि आपका जो एक्चुअल मास है वो आपके रेस्ट मास के बराबर होता है। वैसे मैंने यहां इक्वल टू लिखा है, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट होता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। हम अपने स्टडी पर्पस के लिए इन दोनों को क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ओके। अब जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, तब आप यहां न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगा सकते हो, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। और भी चीजें हैं जिनके बेसिस पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम डील करते हैं, हम वो आगे आने वाले लेक्चर में समझेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा सर ये बता दो, अगर वेलोसिटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा। तो देखिए इफ वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू c, तो क्या होगा जरा बताइए। अगर वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू c हो गई, तो आप ये बताइए ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो वैल्यू क्या बन जाती है, इन्फिनिटी बन जाती है, इनफाइनाइट बन जाती है। मतलब मास बहुत ज्यादा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का जब वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रैवल करने लगेगा, ठीक है सर। ये तो हमको इमेजिन नहीं हुआ। अच्छा इमेजिन नहीं हुआ तो जरा एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइएगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से हाफ है, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की हाफ हो गई है, तो मुझे बताओ मास में क्या डिफरेंस आएगा, मास में क्या चेंज आएगा। तो हमने बोला सर बहुत इजी है, फॉर्मूला है हमारे पास। तो m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय √1 - v की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, c/2।
तो c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड c स्क्वायर, तो c स्क्वायर से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो √3/4, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, √4 m0 डिवाइडेड बाय √3। तो आप मुझे बताइए √4/√3 1 से ज्यादा नहीं है क्या? ये रेशो 1 से ज्यादा आने लग जाएगा ना, तो आपका जो एक्चुअल मास है वो ज्यादा आ जाएगा किससे, m0 से, मतलब आप भारी हो जाओगे जब आप मोशन में आओगे, तो है ना, जब आप मोशन में आओगे तो आपका मास जो होगा, एक्चुअल मास, वो आपके रेस्ट मास से क्या हो जाएगा, आगे ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, भले ही थोड़ा बढ़े, ठीक है ना। तो जब ऐसी चीजें आने लगती हैं तब हम बोल देते हैं भाई कि हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स को। आई होप यहां तक की चीजें आपको एकदम क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम और कुछ जानते हैं। मेरा यहाँ पे आपसे सवाल रहेगा, देखो मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके होगे, है ना, और अगर पढ़ चुके होगे तो सवाल का जवाब देना बिल्कुल सही है, जरूरी है। सर हम तो जवाब देंगे, आपको सुनाई कैसे देगा? अरे तुम मन की बात करो भाई, मन से सब कुछ सुनाई देता है, मुझसे बात तो करो तुम मन से, कनेक्ट तो हो मुझसे मन से, सब सुनाई देगा। देखो चलो बात करते हैं, यहां मैं जनरल डिस्कशन आपसे कुछ करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं मैं काइनेमेटिक्स के बारे में और डायनामिक्स के बारे में। डायनामिक्स की तरफ ना चलते हुए पहले हम काइनेमेटिक्स की तरफ चलते हैं, इस इमेज को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये भाई साहब है, ये एक बालक खड़ा है यहाँ पे, अरे जल्दी आ जाओ बालक, है ना, ये बालक एक आएगा, ये बालक क्या कर रहा है, देखो फुटबॉल को किक कर रहा है, ये फुटबॉल किक हुई और इस गोलकीपर ने अपनी छाती पे बॉल को खाया और बोल रहा है क्या आप काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में जानते हैं? ये पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ हम पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स हम आगे पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो अगर आप काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो तो मुझे बताओ काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, क्या डील करते हो, किस चीज को देखते हो? ठीक, आप बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है क्या? हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ देखते हैं रेस्ट और मोशन को, सर हम सिर्फ काइनेमेटिक्स में डील करते हैं रेस्ट को या मोशन को। नहीं समझ में आएगा। देखो, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेस्ट पे आना या मोशन में आना, ये दो चीजें हो सकती हैं कि वो रेस्ट पे है या वो मोशन में है, ठीक है ना। लेकिन काइनेमेटिक्स ये बिल्कुल नहीं बताता कि ऐसा क्यों हुआ है, व्हाई दिस हैज हैपेंड, ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में आपसे बात नहीं करता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपसे ये बात करता है कि आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे मुझे दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, अभी कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। मान लीजिए m मास है ना, और इस मास की कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये अभी कहाँ है, रेस्ट पे, ठीक, ओके रेस्ट पे है, बता दिया आपको काइनेमेटिक्स ने। और आपने उससे पूछा कि ये रेस्ट पे क्यों है वैसे, तो काइनेमेटिक्स बोलेगा ये फालतू की बातें मत करना मुझसे कि ये क्यों है, तुमको बता दिया कि ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे है, अच्छा ठीक है। अगर काइनेमेटिक्स से पूछोगे तो काइनेमेटिक्स बताएगा कि भाई हमने इसको थोड़ी देर बाद, मान लो ये जो वेलोसिटी इसकी 0 थी, ये t = 0 पे थी, टाइम इसका क्या था, 0 सेकेंड था। अब मैंने ये बोला कि यार टाइम जब 2 सेकेंड हो गया है, 2 सेकेंड हो गया है टाइम, तो मैं इसकी वेलोसिटी देख रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड की, और ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम वही बॉडी है मास m की, ओके। तो काइनेमेटिक्स ने बोला भाई 2 सेकंड बाद ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। मैंने बोला हाँ देख सकता हूं, वो तो मैं तो देख सकता हूं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? तो काइनेमेटिक्स ने बोला मैंने अभी बोला था कि ये फालतू की बात मत करना, क्यों यूं का जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी मोशन में। क्लियर? तो वाई का जवाब आपको काइनेमेटिक्स नहीं देता है। इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि आपको कॉज ऑफ मोशन नहीं पता चलता, आपको कॉज ऑफ मोशन नहीं पता चलता है, हाँ कि ना, ये अननोन रह जाता है आपके पास। तो काइनेमेटिक्स मोशन में हम सिर्फ दिखने वाली चीजों की बात करते हैं कि भाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतना डिस्प्लेसमेंट है, इतना एक्सेलरेशन है, इतनी वेलोसिटी है, बस इसकी बात करते हैं। हमको ये पता नहीं चलता कि एक्सेलरेशन आया तो क्यों आया, वेलोसिटी आई तो क्यों आई, डिस्टेंस कवर हुआ तो क्यों हुआ। क्लियर है मेरी बात? अगर हम इस डायग्राम इस चीज से समझे तो आप इस वीडियो से क्या समझ पा रहे हो? तो देखो, जब ये आदमी जो खड़ा है, जो अभी किक करेगा बॉल को, देखिएगा ये इसने किक की, किक करने के बाद की बात कर रहा हूं, फुटबॉल किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है ये काइनेमेटिक्स बताएगा, है ना।
और जब आप डायनामिक्स के पास जाओगे तो डायनामिक्स आपको पूरी बात बताता है कि ये जो बॉल मूव करना चालू हुई है, मोशन में आई है, इसको एक फुटबॉलर ने अपने पैर से किक किया है और इसको एक फोर्स दिया है। आई मेरी बात समझ में? तो डायनामिक्स पूरे सिनेरियो की बात करता है कि अगर रेस्ट या मोशन आया है तो क्यों आया है ना? डायनामिक्स बोलता है काइनेमेटिक्स से, तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो? क्यों मैं बताऊंगा। क्यों का जवाब मैं दूंगा। तो हम काइनेमेटिक्स पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके होंगे। आज अगर आप यहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने आए हैं तो आप ऑलरेडी काइनेमेटिक्स को डील कर चुके होंगे, है ना? अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किसकी बात करना चालू कर देंगे? डायनामिक्स की, ठीक है ना? ये हमको क्या देगा? ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा जवाब। क्या देगा? ये हमको देगा जवाब। किसका जवाब देगा? इस y का, जो हमको काइनेमेटिक्स नहीं दे रहा था। मतलब हमको डायनामिक्स बताएगा कॉज ऑफ मोशन। क्या बताएगा? कॉज ऑफ मोशन। और वो क्या होगा? वो होगा हमारा फोर्स, जिसकी बदौलत क्या आएगा? मोशन स्टार्ट होगा, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा। आई मेरी बात समझ में? काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स दो अप्रोच हैं जिससे आप मोशन को स्टडी करते हो, और एक अप्रोच आपको कॉज ऑफ मोशन नहीं बताती, वो सिर्फ आपको स्टडी करा देती है मोशन की, वो कॉज नहीं बताती। और दूसरी जो अप्रोच है वो आपको कॉज बताती है और कॉज के साथ स्टडी करवाती है मोशन का। क्लियर है? तो आई होप आपको काइनेमेटिक्स के बारे में पहले से पता होगा। अगर नहीं पता था तो मैंने आपको फिर से अभी एक बार क्या करा दिया है? रिवाइज करवा दिया है। और डायनामिक्स में आपको बता दिया है कि डायनामिक्स क्या करती है? आपको कॉज ऑफ मोशन बताती है, फोर्स है। क्लियर है? चलिए, तो ये होता है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। और आने वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने फोर्स। किसको स्टार्ट करेंगे? फोर्स को, और जानेंगे कि फोर्स क्या है, किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।